और 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो मेरी दावत कर देता है, मुझे बुलाता है। मैंने क्या कहा, इससे बेहतर बंदा ही कोई नहीं है। ये जो एक्सट्रीम आप देखते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मिसालें मिलती हैं हमारी सोसाइटी में। ये बेसिकली ईगो इंटीग्रेशन नहीं हुई होती। सो वन बिकम्स ईदर ऑल गुड और ऑल बैड इन वन इंस्टेंस। अगर ये 2-4 महीने, 1 महीने, हफ्ता, 10 दिन की बात है तो चलें, इसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस, यानी मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं लेकिन मैल फंक्शनिंग नहीं है सोसाइटी में। वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ा हुआ है। न्यूरोटिक से साइकोटिक तब होगा जब बिल्कुल मैल फंक्शनिंग हो जाएगी, यानी वो इंसान सोसाइटी के अंदर फंक्शन कम करने के काबिल नहीं रहेगा। सो जो स्प्लिटिंग अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे चली जाएगी तो साइकोटिक हो जाएगी, यानी वो शख्स हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद ये कर रहा होगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एक रोल प्ले कर रहा है। अभी ये बुरा है, फिर 5 मिनट बाद इसने कोई हरकत की, कुछ ऐसा बोला, अब ये अच्छा है और ये बुरा हो गया, और इस तरह, और वो अपने आप को भी इसी तरह एक्सचेंज कर रहा होता है। ये वो उसकी थ्योरी कहती है। अब आप देखें, इसका सारा दारोमदार जो है इज़ इन द फर्स्ट 5 to 10 years ऑफ योर लाइफ। ये एक थ्योरी है जो हम स्प्लिटिंग की थ्योरी की बात करते हैं। इसके साथ बहुत ज़्यादा काम किया जाता है क्योंकि ये आम तौर पे तकरीबन हर शख्स में इरेगुलरिटीज़ होती हैं इसको लेके, इसीलिए ऑटो कर्नबर्ग फेमस भी बहुत है अपनी ट्रांसफरेंस फोकस थेरेपी के अंदर। तो दूसरा जो है नर्गिसियत, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कर्नबर्ग ने भी इस पे काम किया, लेकिन हाइंस कोहट का काम बहुत खूबसूरत है इस पे। वो भी बचपन से आता है। अच्छा, कैसे आता है? पहले 5 सालों में वो कहता है कि बच्चे की 2 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नीड्स होती हैं जो फुलफिल होनी ज़रूरी है, मिररिंग और आइडियलाइजिंग। यानी कि बच्चे को अपनी माँ बाप की आंखों में देखना है कि मैं कितना अच्छा हूँ, क्योंकि बच्चे की ना 2-3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ग्रैंडियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा, ओमनीपोटेंस होती है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ, और ये हर बच्चे में होती है, उसकी नीड होती है, उसका बिहेवियर होता है। उसको फुलफ़िल करने के लिए 2 चीज़ें पेरेंट्स को देनी, वालिदैन को देनी बहुत लाजिम है। एक जो है मिररिंग, यानी कि बिलफर्ज अगर मेरा बच्चा सोफ़े से छलांग लगा के नीचे उतरता है और वो मुझे कहता है कि बाबा बाबा देखें ये मैंने कैसी छलांग लगाई है, तो मिररिंग ये कहती है कि मैं उसको बताऊं कि यार क्या ज़बरदस्त तुमने छलांग, बहुत खुशी हुई है, इधर आओ मुझे हक करो। ये मिररिंग है। और दूसरी है आइडियलाइजिंग। आइडियलाइजिंग ये है कि द चाइल्ड, क्योंकि इज हिम और हर सेल्फ ओमनीपोटेंट एंड ग्रैंडियोस, so they also have to be a part of someone who is omnipotent and grandiose, यानी कि वो पेरेंट्स का जो इमेज है वो भी omnipotent है। सो वो आइडियलाइजेशन, यानी कि माँ बाप को वो फराहम करना है बच्चे को कॉन्फिडेंस कि हाँ हम तुम्हारा इमेज का पार्ट है। और सो फॉर एग्जांपल एक बच्चा मुझे कहता है कि अगर ज़रा ये सोफ़े को उठा के दिखाएं, और मैं उठा के दिखाता हूँ, कहता देखा मेरे बाबा कितने पावरफुल हैं। ये बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। आप करो, ये सब करो पहले 5 साल तक, सिर्फ पहले 5 साल तक, मिररिंग और आइडियलाइजिंग, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ ओमनीपोटेंस एंड ग्रैंडियोसिटी ऑफ दैट चाइल्ड। उसके बाद एकदम से मत खींच लो। वो कहता है अगर एकदम से खींच लोगे तो बच्चे को ट्रॉमेटिक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप ऑप्टिमल फ्रस्ट्रेशन दो, द गुड इनफ गैप, यानी कि कभी दे दिया, कभी मिररिंग आइडियलाइजिंग दे दी, कभी नहीं दी। सो उससे रियलिटी फॉर्मेशन हो जाती है। बच्चे को यह पता लग जाता है कि मुझे हर बार नहीं मिलेगी और हर किसी से भी नहीं मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा मिररिंग और आइडियलाइजिंग दे दी जाए और उसको विड्रॉ ना किया जाए या बिल्कुल ही ना दी जाए, दोनों सूरतों में नर्गिसियत पैदा होती है और मुख्तलिफ किस्म की पैदा होती है। और फिर वो शख्स जिसको ना तो कभी, या तो कभी मिली ही नहीं होती,
या इतनी ज़्यादा मिली होती है कि किसी ने, पेरेंट्स ने विड्रॉ ही नहीं की, वो हर शख्स का जीना आराम करके रखता है। मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा, मेरी बात सुनो, मैं, मुझे अहमियत दो। वो सारी उम्र सीकिंग फॉर दीज, हाँ, वैलिडेशन, एक वैलिडेशन तो एक बेसिक वैलिडेशन, यस, और उससे कई बढ़ के आगे सीकिंग मिररिंग एंड। अब आप देखें कि दो मैंने आपको बताई कि मसले हैं, और ये दोनों मसले आपके चाइल्डहुड से उनकी डेरिवेशन हो गई, तो इतनी अहमियत है। अच्छा, अगर आप अनकॉन्शियस को नहीं समझेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा सब, तो वो जैसे अख्तर उस्मान साहब का शेर है ना कि न जाने और भी गुलकारियाँ करे अभी क्या क्या, वो नेश्तर जो अभी ज़ख्म बेरफू में है। न जाने और भी गुलकारियाँ करे क्या क्या, वो नेश्तर जो अभी ज़ख्म बेरफू में है। क्योंकि वो ज़ख्म बेरफू ही रहेगा और वो नेश्तर कोई ना कोई कार्रवाई डालता चला जाएगा, आप बड़े हो जाएंगे तब भी वो आपके साथ खेलता चला जाएगा। सो ये इसकी बहुत अहमियत है। सो साइकोथेरेपी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो आपके चाइल्डहुड से हेयर एंड नाउ तक, यानी जितने आपकी लाइफ में हादसात हुए होते हैं, ट्रॉमास हुए होते हैं जिन्होंने आपको अफेक्ट किया है, और क्योंकि हर शख्स की कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग अ ट्रॉमा डिफरेंट होती है, यानी कि मैं हो आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो शायर हैं, राइटर्स हैं, अदीब हैं, दिलचस्पी रखते हैं। सो जो क्रिएटिव लोग होते हैं बाय नेचर थोड़े से न्यूरोटिक भी होते हैं और सेंसिटिव होते हैं बाय नेचर। दैट इज़ वाई दे डोंट थिंक इन अ नॉर्मल वे। सो सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो उसके रिसेप्शन डिफरेंट है, यानी वो जो रिसेप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। सो वो जो ऑब्जेक्टिव नेचर है उसको डेवलप करना और सब्जेक्टिव नेचर को समझना हर इनफरादी सतह पर, हर इंडिविजुअल के अपने लेवल पे जाके उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, डिप्रेशन और एंजाइटी। ये बेसिकली एक, मैं आपको एक नया एंगल दे रहा हूँ कि आता कहाँ से है। एक इसी लड़ी के अंदर अमेरिका में एक कार्ल रॉजर्स के नाम से बड़े ज़बरदस्त एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली असल जो मूवमेंट साइकोथेरेपी की चलाई थी, और उनका बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट था, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, वो वहाँ से चला। कार्ल रॉजर्स ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो अभी दौरे हाजिर के या इवन के पुराने जो युंग से पुराने नहीं, उन्होंने ज़्यादातर माल मवाद युंग का ही उठाया है और अपनी टर्मिनोलॉजीज़ दे दी हैं। लेकिन क्योंकि युंग एक ऐसा शख्स था जो हर चीज़ को टच करी जा रहा था, और युंग ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था, अनटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। और उसने ये भी बोला था, द लॉन्गर यू आर अनअवेयर ऑफ योर अनकॉन्शियस, योर एनवायरमेंट विल स्टार्ट बिकमिंग अ रेप्लिका ऑफ योर अनकॉन्शियस। आपके लाशऊर का एक रेप्लिका बन जाएगा आपका एनवायरमेंट, यानी वो जो आपके अंदर चीज़ें होंगी वो खुद आप प्रोड्यूस करते चले जा रहे हो अपने एनवायरमेंट के अंदर। सो युंग ने बात की एक आपकी ट्रू जो इंटरनल सेल्फ है, जो आपका डेप्थ के अंदर, जो आपका पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है, और उसने कहा कि एक आपका रेगुलेशन होती है थ्रू द पर्सोना, यानी वो हर चीज़ क्योंकि आप एज इट इज़ सामने लेके जा नहीं सकते, तो उसकी फिल्ट्रेशन होती है। रॉजर्स ने काम ये उठाया, रॉजर्स ने ये बोला कि दो तरह के सेल्फ होते हैं, एक आपका रियल सेल्फ होता है और एक आपका आइडियल सेल्फ होता है। जो रियल सेल्फ है that is your true innate nature that you have to be, that you are as a person। आपका जो आपकी जो ट्रू शख्सियत है, सच्ची शख्सियत, जो ट्रू पर्सनैलिटी है, जो आपको होना चाहिए अगर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन क्योंकि ऐसा होता नहीं, जैसा कि फ़हीम आपका नाम है, जैसे फ़हीम साहब ने कहा वैलिडेशन,
वैलिडेशन जो है वो भी एक इननेट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। हर शख्स को वैलिडेशन चाहिए और एक्सेप्टेंस चाहिए किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी हद तक। सो होता क्या है कि वो एक आपका रियल सेल्फ है जिसको वो नाम देता है ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ। और रॉजर्स ये कहता है कि हर बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर से लेके एनीथिंग दैट इज लिविंग हैज अ टेंडेंसी ऑफ एक्चुअलाइजेशन, जैसे वो टर्म देता है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। दे हैव अ टेंडेंसी फ्रॉम इनवर्ड टू ग्रो आउटवर्ड पॉजिटिव एंड बिकम द फुलेस्ट एंड द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। एवरीवन हैज दिस बेसिक कैपेसिटी टू ग्रो। वो कितना करता है वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक कैपेसिटी इननेट हर शख्स में है अगर उसको हालात अच्छे प्रोवाइड कर दिए जाएं। सो जैसे वो ये मिसाल देता है कि वो स्टॉक करते थे अपने फार्म हाउस में बेसमेंट में आलू नीचे। सो वो कहते हैं एक दिन मैं गया और मैंने देखा कि वो आलू साइड पे पड़े हुए हैं और आलू ने स्प्राउट करना शुरू कर दिया और वो रोशनी की तरफ, जिधर रोशनदान से रोशनी गिरी है वहाँ पे उसके रूट्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो उसने कहा ये बेसिक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। और क्योंकि रॉजर्स ने ज़्यादातर काम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स, साइकोपैथ्स, चाइल्ड रेपिस्ट, इनके साथ भी काम किया और उसने कहा कि उनके अंदर भी एक रियल सेल्फ है और एक बेसिक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है। अगर उनको हालात दे दिए जाए, उनको समझिए सब्जेक्टिव रियलिटी जो मैंने शुरू में बात की, तो वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम शुरू से उनको साइकोपैथ या क्रिमिनल्स और डेंजरस क्रिमिनल्स का लेबल दे देते हैं, सो वो फिर सारी उम्र उसी के तहत एक्ट करते हैं। जो कि रॉजर्स ने कहा कि ऑपोजिट टू द रियल सेल्फ इज द ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, उसने उसको बोला द रियल सेल्फ। ऑपोजिट टू इट इज द आइडियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ इज दैट विच यू आर नॉट एज अ पर्सन, but because you have this very basic innate desire to get validated and accepted from people around you, from your mother, father, from significant others, so you start becoming what they want you to become. आप वो बनना शुरू हो जाते हैं जो वो चाहते हैं कि आप बने। ये युंग ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि the greatest tragedy of a family is the unlived life of the parents, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सारी की सारी अनलिव्ड लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे के ऊपर। सो होता क्या है कि उस बेसिक सीकिंग ऑफ वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस में आप अपना रियल सेल्फ छोड़ना शुरू हो जाते हो और आप उसे छोड़ के आइडियल सेल्फ की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। जैसे वो कहते हैं, उसने साइंटिफिक अपनी उसमें नाम दिया सेल्फ स्ट्रक्चर, which you are not as a person, but you have to become in order to get validation and acceptance from the significant others and the parents. So जब आप वो गैप बढ़ता चला जाता है तो जेन्युइननेस खत्म होती चली जाती है। और जैसे बिलफर्ज, और मैं आपको अगर एक अपनी मिसाल दूँ, सो मेरे जो वालिद साहब थे वो डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई 2012 में, बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर थे और सर्जन थे, तो वो टिपिकल सर्जन वाली उनकी पर्सनालिटी। और सो उनके अंदर एक बेसिक वो था जो एक मटीरियलिस्टिक होता है ना कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अर्न मनी और ये सारी चीज़ें। अच्छा, लेकिन मी एज अ चाइल्ड मेरे अंदर एक बड़ी बुनियादी क्रिएटिव कैपेसिटी थी। मुझे याद है मैम फादिया ने हमारी आर्ट्स टीचर हुआ करती थी, उन्होंने एक दफ़ा मेरी वालदा को कहा कि ये बच्चा बड़ी ज़बरदस्त स्केचिंग करता है, इसको ना खुदा का वास्ता है किसी के साथ लगा दो। तो मैं वाले साहब को उन्होंने जाके बताया, उन्होंने कहा क्या बकवास है, टाइम ज़ाया। और हल्की फुल्की शायरी भी किया करता था उल्टी पुल्टी। तो जब वालिद साहब से मुझे वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जो कि विच वॉज एक्चुअली माई क्रिएटिव ट्रू सेल्फ, माई रियल सेल्फ, तो मैंने उस बंद करके रख दिया और मैं एक ऐसा शख्स बनता चला गया जो कि वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस लेता अपने वालिद साहब से, क्योंकि माई आइडियल वॉज माई फादर और मैं नहीं था। जितनी आपकी ये बढ़ती चली, खुद हो ही नहीं, आप एक ऐसे शख्स बने हुए हो जो आप खुद हो ही नहीं। और उस चक्कर में वो क्योंकि इनकॉन्ग्रुएंस बढ़ता चला जा रहा है, सो द फर्स्ट स्टेप इज एंजाइटी, कंसिस्टेंट वरीसम पॉइंट ऑफ टाइम के वन रियलाइजेस के अब वो ना कुछ करना चाहता है, वो इतना मायूसी की तरफ चले जाते हैं
कि आहिस्ता जो मैंने आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स जो बताए थे वो सारे के सारे आना शुरू हो जाते हैं उस शख्स में। तो ये जो गैप है, जैसे इसमें एक बड़ी खूबसूरत, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जॉर्ज ओरवेल की शूटिंग एन एलिफेंट, याद है, काफ़ी पहले पढ़ा। जॉर्ज और उसमें एक करेक्टर उसने बनाया हुआ है, बर्मा में एक पुलिसमैन है और वो ब्रिटिश राज का दौर है और वो पुलिसमैन जो है, एक हाथी जो है वो भाग जाता है और एक शख्स को मार भी देता है, कत्ल भी कर देता है, और ये पुलिसमैन होता है और वाहिद ये शख्स होता है उस पूरे इलाके में जिसके पास बंदूक होती है। अब ये नहीं मारना चाहता, बड़ा परेशान है कि क्या करूं किसी तरीके, लेकिन उसके इर्द गिर्द मॉब है, लोग हैं, और वो लोग जो है वो सारे के सारे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साहिब जो है इसका एक रोल है। तो वहाँ जॉर्ज ऑरवेल ने एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी हुई है उस साहिब, वो साहिब कहता है, अ साहिब हैज़ गॉट टू एक्ट लाइक अ साहिब, ही हैज़ गॉट टू अपेयर रेजोल्यूट, टू नो ऑफ हिज ओन माइंड एंड टू डू डेफिनेट थिंग्स। यानी दिस इज नॉट हिम वांटिंग टू डू इट, बट बिकॉज ही इज इन द रोल ऑफ अ साहिब, नाउ ही हैज गॉट टू डू इट। और आखिर में बड़ा बच बचाव करते करते वो आखिर में जाता है और 8 सफ़ों की वो है, आप ज़रूर पढ़िएगा, वो मार देता है हाथी को टेंशन में, और एक दफ़ा नहीं, दूर से पहले मारता है, फिर करीब जाता है, हालांकि वो नहीं मारना चाह रहा था। और सबसे आखिर में वो लिखता है, sometimes I had wondered whether any of the others had grasped that I had done it solely for the purpose of I had done it solely to avoid looking a fool। यानी और कोई मेरा रीज़न नहीं था, मैं एक फूल नहीं, वो जो साहिब के रोल के साथ एक परफॉर्मेंस अटैच्ड है, अगर मैं वो ना करता तो इन्होंने कहना था ये कैसा साहिब। सो आप सोचें कि जब डे इन डे आउट आप ऐसी नौकरी कर रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप हो ही नहीं, जो आपको करना ही नहीं है, लेकिन फ़िक्र मुआश के पीछे अपना ज़रिया मुआश जनरेट करने के लिए किसी न किसी परेशानी की वजह से आप करते हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है आपकी बीवी आपको तस्लीम ना करे, अगर आप बीवी हैं तो आपका शौहर आपको तस्लीम ना करे, जो भी रोल डिफरेंसेस है कहीं पे किसी तरीके, हो सकता है आपके दोस्त आपको। सो ये सारा का जो कंट्रीब्यूशन है जो बेसिक लेवल पे डिप्रेशन में, वो है इनकॉन्ग्रुएंस। द गैप इज डे बाय डे इंक्रीजिंग बिटवीन द रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ। कैसे? फेसबुक, इंस्टाग्राम आप उठा के देख लें, आपको कहीं रियल सेल्फ नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई होगी, लेकिन बीवी ने एक स्नैपशॉट लेके या मियाँ ने एक स्नैपशॉट लेके लगा दिया और दिखाया कि द मोस्ट परफेक्ट कपल है। एक शख्स परेशान हाल होगा, लेकिन वो जाएगा और वो तस्वीरें लगाएगा और कहेगा मेरे से बेहतर ज़िंदगी कोई नहीं जी, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, या कुछ भी, एनीथिंग। एक शख्स जो है वो यूरोप जाके कोट पहन के पाइप लगा के तस्वीर खिंचवा लेता है, वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाती है, यानी समझ नहीं लग रही होती कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कौन हूँ, और ये बढ़ता चला जा रहा है। और आप इमेजिन करें कि विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मेटावर्स है, कि मेटावर्स में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आप सब अपने घर बैठे हुए होंगे, हम सब ने 3D विजुअल ग्लासेस लगाई हुई होंगी, यही माहौल होगा, इसी तरह सब पड़ा हुआ होगा, लेकिन हम सब अपने घर होंगे। बेसिक डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, you are seeking and believing in something which is not actually there, which is not true. There is occurrence of distortion of reality. उसको कैसे आप करोगे, समझोगे? सो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसका सिर्फ एक हल है। देखें, आप आज नज़र दौड़ा लें, आप ज़्यादातर सीनियर लोग, आप अपने बच्चों की तरफ देखें, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। अ चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पेरेंट्स, ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है, आप इसको रद्द नहीं कर सकते। अ चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पेरेंट्स। सो बाय ऑल डेफिनेशंस, इफ द चाइल्ड फेल्स बाय वट एवर डेफिनेशन, जो भी
सब्जेक्टिव डेफिनेशन कि मेरे बेटे की या बेटी की सक्सेस क्या है, बच्चे की सक्सेस क्या है। अगर बच्चा फेल हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू एंड नन अदर। सो पेरेंट्स के लिए बहुत लाजिम है कि वो ओनरशिप क्रिएट करें और वो सीखें कि बच्चे। और जाते जाते, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, मैं आपको दो बहुत बुनियादी सी बातें बता देता हूं जो मैंने नतीजा अखज़ किया है आफ्टर रीडिंग अलॉट एंड प्रैक्टिसिंग एज वेल। क्योंकि जितनी भी हम काउंसलिंग साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि डिफरेंस बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ इतना हाई है। और ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो यंग एज में 16, 18, 20 में जो आते हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। एक कंसिस्टेंट टग ऑफ वॉर होती है, स्ट्रगल होती है। उसका एक हल है, और दोनों माँ बाप दोनों 7 से 10 साल की उम्र तक, जहाँ आपको लगता है कि आपके बच्चे की डेवलपमेंटल फेज चल रही है, आपका गट आपको बताएगा, आपकी गट फीलिंग को सुने। आप सिर्फ प्ले विद देम, डू नॉट ट्राई टू टीच देम लेसन्स या टेल देम लेसन्स। डू एवरीथिंग थ्रू प्ले। यानी मेरे तो अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आसपास अपने दोस्तों को और अपनी उम्र के लोगों को नोटिस करता हूँ, उनके बच्चे हैं। ज़्यादातर कंडीशन ऐसी है कि बाप जो है वो काम करने को निकलते हैं, और कुछ जगहों पे माँ भी काम करने को निकलती है। बाप कहता है यार सुनता नहीं है मेरी, पता है सीरियस नहीं लेता मुझे, माँ को जाके हर बात बताता है मेरे साथ। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि तुमने आखिरी दफ़ा खेला कब था बच्चे के साथ, तो कहते हैं हाँ अभी खेला था, अब हम हर रोज़ खेलते हैं। अच्छा कितनी देर खेला था, बताओ क्या खेला था? ये वैसे ही हक किया, ये 2 मिनट नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बोर्ड गेम, बाहर जाना, जैसे भी बच्चे की तबीयत है, उसकी इंडिविजुअल नेचर क्या कहती है, आप खेलो। एंड वट एवर यू वॉन्ट टू टीच देम, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद देम, स्टार्ट डू इट विद प्ले। और आप बेतहाशा प्यार दें बच्चे को 5 साल से 6 साल की उम्र में। जैसे मैंने आपको नार्सिसिज्म का बेसिक कोर रूट बताया, लेकिन 5 से 6 साल की उम्र के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चे की डेवलप करने के लिए हल्की हल्की रियलिटी के टचेस दें और उसको ऑप्टिमल फ्रस्ट्रेशन में से लेके जाएं, लेकिन विड्रॉ मुकम्मल ना करें। और 10 साल के बाद, 10 साल की उम्र के बाद स्टार्ट कन्वर्सिंग विद देम, बातचीत शुरू कर दें और प्ले को ख़त्म कर दें। आपका बच्चा सारी उम्र वो जो जुड़त है ना वो रहेगी, क्योंकि नथिंग एल्स विल वर्क बट प्ले विल वर्क विद द चाइल्ड। सो बहुत लाजिम है माँ के लिए भी और ये बहुत लाजिम है समझना कि बच्चा जब कोई मटेरियल लेके आपका इमेज बनाता है, जैसे मैंने आपको कर्नबर्ग वाली थी, तो वो आपको बुरा नहीं कह रहा, वो उस माँ को बुरा नहीं कह रहा, वो उस रोल को वक्ती तौर पे बुरा कह रहा है, वो उस वक्ती तौर पे जो उसकी इमेज है माँ उसको बुरा कह रहा है। तो आप सॉलिड रहें और प्यार भी दें, और जिधर आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी है वो भी करें। बेतहाशा बैलेंस इज द की वर्ड। सो डिप्रेशन का रिमूवल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है हमारे आज के इस मुआशरे में, कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रियल सेल्फ की तरफ लेके जाएं। मत उन्हें आप आइडियल्स दें, मत आप उन्हें खींचें, उनको मत निचोड़ें कि ए ग्रेड नहीं आया, बी ग्रेड नहीं आया। आपको पता है 80s में अमेरिका में इस पे काम होना शुरू हो गया था हार्वर्ड गार्डनर की, वैसे तो थोड़ा ऊपर हो गया थोड़ी। हार्वर्ड गार्डनर एक शख्स था जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, और उसने बहुत खूबसूरत काम किया। उसने कहा कि IQ is just one type of intelligence. Logical, rational reasoning is just one type of intelligence. How can you judge each and every person on the basis of, वो आपने अक्सर तस्वीर देखी होगी ना कि वो एक दरख्त है और उसमें कछुआ भी है, हाथी भी है, चीता भी है, बंदर भी है, सबको कहा जा रहा है कि दरख्त पे चढ़ो। वो कछुआ कैसे चढ़े, वो हाथी कैसे चढ़े, उनका वो ग्राउंड नहीं है, उनका काम नहीं है, वो उनकी नेचर नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा कि देर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दैट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसने कहा हर शख्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे गिटार सीखना शुरू करूँ और 4 और मेरे साथ लोग सीखना शुरू करें,
तो हो सकता है ये जो है वो बहुत तेज़ी से सीख लें और हम 3 पीछे रह जाएं। इसका मतलब है ही इज़ वेरी हाई इन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सो नाउ दिस इज़ हिज बेसिक इन रिक्वायरमेंट एज अ पर्सन टू डेवलप, वो उसके रियल सेल्फ का पार्ट है। सो हमारे यहाँ माँ बाप को ख़तरा लाहक हो जाता है, पैसे कैसे कमाओगे, मरासी बन गए हो, पैसे कैसे कमाओगे, लेबल लग जाए, सब बात की बातें। वो तो उस बच्चे ने तय करना है कि वो आगे जाके कितना पैशन डेवलप करता है और कितना अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, लेकिन उसकी शख्सियत डेवलप करने के लिए ये बहुत लाजिम है। वर्बल इंटेलिजेंस, नॉट एवरी वन इज़ गुड विद वर्ड्स, है ना, कि किस वक्त पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, जो फोनेटिक्स हैं, सौतियात हैं, उतार चढ़ाव कैसे, तहतो लफ्ज़ पढ़ते हुए या बात करते हुए आप देखते हैं कुछ ओरेटर्स होते हैं उनकी वर्बल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, जैसे शोवेश कश्मीरी साहब, या आप जितने भी, ओबामा है जिसकी, ओबामा की वर्बल इंटेलिजेंस का स्कोर हुआ तो बहुत हाई था। सो वर्बल इंटेलिजेंस हाई। इसी तरह काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये जो आप बच्चे देखते हैं जिनकी बॉडी मूवमेंट्स आप देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में उतरते हैं, उनका भागना, उनका एक एक चीज़ उनकी बहुत तेज़ होती है, उनकी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है कि वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। बॉल को किस एंगल पे फेंकना है तो बाउंसर निकलेगा, या किस एंगल पे मारना है तो गोल में, फुटबॉल में चली जाए, वट एवर इट इज़। उनकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। अब आप इमेजिन करें कि एक हाई काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसको बॉडीली मूवमेंट्स चाहिए, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। एक बच्चा या जो बाद में बड़ा हो जाता है और वो उसकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है और वो सारी उम्र एक अकाउंटेंट बन के टेबल के पीछे बैठ के लेजर्स बराबर कर रहा होता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो उसका रियल सेल्फ नहीं है, लेकिन समवेयर इन देयर ही हैड इट बट नो वन अलाउड हिम टू बी दैट, सो ही और शी हैड टू चूज, और वो गलत रास्ते पे निकल गए। इसी तरह उन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात की, नेचुरल इंटेलिजेंस की बात की, स्पेशल इंटेलिजेंस की बात की, तो बहुत तरह की इंटेलिजेंसेस हैं। तो जो आपके बच्चे की ट्रू नेचर है, जो शख्सियत है और उसका जो रियल सेल्फ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना आप उसको रियल सेल्फ की तरफ लेके जाएंगे उतना ही एंजाइटी और डिप्रेशन ख़त्म होती है, और जितना वो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के दरमियान गैप ख़त्म होता चला जाएगा, यानी वो जेन्युइननेस का एलिमेंट आ जाएगा, यानी मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस लेने के लिए, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। हम 2.5 साल से, आप यकीन माने, ये मैं काम कर रहा हूँ, और शुरू में शायद मुझे खुद इतनी समझ नहीं लगती थी, लेकिन अब हम वाज़े तब्दीलियाँ देखता हूँ मैं। वो जो कंडीशंस ऑफ वर्थ है ना, जो पेरेंट्स अटैच करते हैं और फिर सोसाइटी अटैच करती है, कंडीशंस ऑफ वर्थ, तुम्हारी वर्थ तब है जब तुम ये कंडीशंस अप्रूव वो फुलफिल करो। आप वो हटा दें, आप वो हटाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होगा। सो ये सारी बात है। बहुत ज़बरदस्त।